आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट फौजी मेरे यानी आपके दोस्त जितेन के साथ। मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहां के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतजार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर हो रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ दौड़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगे। हाँ, हमने उसे बचा लिया। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है और इसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन इसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जांबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है, डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। सब मेरी गलती है। शिट! कबीर ने मुझसे कहा था, ये सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और ये ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉलो ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में नहीं आते क्या? मैं बस जीत की खुशी में वहां से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, आखिर वहां हुआ क्या था? बताओ मुझे। दूसरे फौजी ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा, और जब विशाल वहां से कुछ लेने गया तो तभी एक साइंटिस्ट वहां उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल पर अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर ने विशाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाओगे तुम? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूं। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं। जाओ अंदर जाओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर दोनों फौजी हिम्मत करते हुए कबीर के कमरे के अंदर तक गए। क्या वो अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकता है? टीम इंस्ट्रक्टर ने सीनियर ऑफिसर से पूछा। सीनियर ऑफिसर का जवाब झिझक भरा था। ये मिशन तो ठीक गया और हमने उनका रिसर्च पेज भी खत्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर की माने तो कबीर अब फिजिकली उतना काबिल नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही लेते हैं।
वैसे इतना भी निराश होने की बात नहीं है, अभी उसकी ताकत की टेस्टिंग भी होगी। और तुमने तो 3 लोगों का नाम दिया था ना मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, उनमें से 2 मिशन पास कर चुके हैं, तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना तय है। टीम इंस्ट्रक्टर सीनियर ऑफिसर की बात से खास खुश नहीं था। उसी वक्त विशाल, जो कि कमरे के दरवाजे से चिपक कर इनकी सारी बातें सुन रहा था, वो रो पड़ा। दूसरा फौजी भी इस बात को समझ गया था। वो कबीर को कंबल उड़ाते हुए उसी के बगल में बैठ गया। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, कहता भी क्या। आखिर उसने विशाल को इस बात पर पहले ही 2 थप्पड़ लगा दिए थे। अगले दिन कबीर फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के बाहर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहा था। विशाल भी उसी के साथ शांत खड़ा था। क्या होगा अगर रिजल्ट की वजह से तीनों अलग हो गए? इन 3 लोगों की टोली आर्मी के ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही थी। अगर कबीर चला गया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तभी एग्जामिनेशन रूम से एक आदमी हाथ में फोल्डर लिए कबीर की तरफ आया और उसने कहा, रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सुनना चाहोगे? आखिर कबीर था तो फौजी ही। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने कहा, जरूर सर। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। तुम्हारी पावर, स्पीड, ताकत, हर चीज में बहुत बड़ी गिरावट है। कबीर सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक था और अब उसकी ताकत और तेजी दोनों ही किसी आम आदमी जितनी ही हो गई थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता पाए कि अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद भी कबीर के चेहरे पर हंसी ही थी। लेकिन एक फौजी की हंसी के कई मतलब होते हैं। सबके जाने के बाद विशाल से रुका नहीं गया और वो वहीं पर रोने लगा। कबीर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अपना ध्यान रखना सीखो, अब तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने वाले हो। और याद रखना, वहां तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, वहां तुम अपने मन की नहीं चला सकते। कबीर, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी है। विशाल ने रोते हुए कहा। कबीर विशाल को शांत कराते हुए सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। विशाल की आंखों में दुख और निराशा दोनों ही थी। तभी जाते हुए कबीर को अपनी टोली का तीसरा फौजी दिखा और उसने उससे कहा, मेहनत करना और मेरी नाक मत कटाना। ये सुनकर ऋषभ ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंतजार करूंगा दोस्त। कुछ ही शब्दों में ऋषभ ने अपना भरोसा कबीर को जाहिर कर दिया। कबीर ने ऋषभ से अलविदा कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां उसे अपने सामान भी पैक करने थे। कबीर के उसूल पक्के थे। वहां और रुककर वो अपने साथियों का दुख बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिर में कबीर ने अपनी फौजियों की टोली वाली फोटो बैग में रखी और वहां से चला गया। टीम इंस्ट्रक्टर के ऑफिस में कबीर अब पहुंच चुका था। कबीर, मैं चाहता हूं कि तुम रुको। तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ एज अ टीम इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हो। सर, मैं अब एक ब्रेक लेकर कुछ समय एंजॉय करना चाहता हूं। कबीर ने हंसते हंसते कहा, वैसे भी आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं मिलिट्री में सिर्फ अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूं। लेकिन तुम अब भी बहुत अच्छे फौजी हो, लेकिन बेस्ट नहीं रहा सर। कबीर की ये बात सुनकर टीम इंस्ट्रक्टर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। उसने कबीर को उसका रेफरेंस लेटर दिया और कहा, मैं जानता हूं तुम वापस आओगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में पोजीशन पक्की करवा ली है और वो तुम्हारे घर के पास ही है, दिल्ली में। जिसे सुनकर कबीर ने टीम इंस्ट्रक्टर को थैंक यू बोलकर सलामी दी और अपने रास्ते चला गया। वो विशाल और अपने साथियों को और गिल्ट में नहीं देखना चाहता था। सभी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग के लिए बहुत मेहनत की थी और वो भी कई सालों तक। वो नहीं चाहता था कि उसके साथी उसकी वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो छोड़ दें। कबीर के पिता राजवीर शेखावत उसके बचपन से ही रोल मॉडल रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता का भी सपना था। वो अभी तो यहां से जा रहा था,
लेकिन ये उसके आर्मी करियर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत की शंखनाद है। कबीर एमआईबी के लिए वापस आएगा। कबीर के अंदर का फौजी सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उसे अपना सपना छोड़ने नहीं दे सकता था। जैसे ही कबीर मिलिट्री कैंप के गेट तक पहुंचा, उसने एक आखिरी बार अपने बेस कैंप की ओर जी भर के देखा। उसने इस जगह पर अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन लम्हे बिताए थे। तभी अचानक कबीर की नजर सड़क के किनारे लगी हुई होर्डिंग पर गई, जिस पर एक फिल्म का पोस्टर लगा था। फिल्म के पोस्टर में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के गेटअप में थी, और ऐसा लग रहा था मानो वो कबीर को ही घूर रही हो। ये देखकर तुरंत कबीर की आंखों की पुतलियां फैल गईं, जिसे टीम इंस्ट्रक्टर ने तुरंत ही पढ़ लिया। ये तो फेमस एक्ट्रेस जेनिफर है ना? तुम जानते हो इसे? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। जानना शब्द कबीर और जेनिफर के रिश्ते के लिए एक अंडरस्टेटमेंट था। ये सवाल सुनकर कबीर के जहन में मानो यादों का जैसे एक तूफान सा आ गया, और वो टीम इंस्ट्रक्टर के सवाल का जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गया। कबीर नशे में धुत था। वो टेबल पर अपना सिर रखे ऐसे पड़ा था जैसे उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। काफी देर तक उसे उठाने के जद्दोजहद के बाद भी जब बारटेंडर से कुछ ना हो सका, तो वो कबीर का फोन ढूंढने लगा। लेकिन कबीर का वजन बारटेंडर से अकेले झेला नहीं जा रहा था। इसीलिए बारटेंडर ने पास के लोगों को बुलाकर उनसे हेल्प मांगी, और फिर जैसे तैसे कबीर की जेब से उसका फोन निकाला। कबीर के फोन में इमरजेंसी नंबर वाइफ के नाम से सेव था। बारटेंडर ने उस नंबर पर फोन मिलाया। काफी घंटी बजने के बाद आखिरकार किसी ने फोन उठाया। फोन की दूसरी साइड से किसी लड़की की आवाज आई। हेलो। उसकी मीठी और सॉफ्ट आवाज सुनकर बारटेंडर 2 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 मिनट रुकने के बाद बारटेंडर ने कहा, क्या आप इस फोन के मालिक की वाइफ हैं? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बारटेंडर ने फिर से पूछा, हेलो, आप इन सर की वाइफ हैं? आखिर कबीर इस हालत में कैसे पहुंचा? कौन है वो लड़की जिसका नंबर उसने वाइफ के नाम से सेव कर रखा था? दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन ना कर पाने की वजह से कबीर बहुत निराश था। साथ ही उसकी ताकत और तेजी भी उसके बाकी साथी फौजियों से कम हो गई थी। वो अपने साथियों के सामने रोना नहीं चाहता था, और इसी वजह से उसने मिलिट्री कैंप छोड़ दिया था। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी। उसने मन में सोच लिया था कि अब उसके पास सिर्फ घर जाकर बेहतर होने का ही रास्ता बचा है। दिल्ली वापस आकर कबीर ने क्लब में जाने का सोचा। तेज म्यूजिक और लोगों के शोर के बीच कबीर अपने आप में ही खोया हुआ था। वो अकेले बैठा हुआ ग्लास पे ग्लास पिए जा रहा था। उतनी ही देर में एक लड़की उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ऐसी जगह पर अकेले बैठे रहने वाले आदमी कम ही देखने को मिलते हैं, उस लड़की ने कहा। कबीर उसको इग्नोर करता हुआ अपनी ड्रिंक पी रहा था। उस लड़की को कबीर का अटेंशन न मिलना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कबीर की 6 फुट 3 इंच की हाइट और चौड़े कंधे उसको क्लब में मौजूद बाकी सारे लड़कों से अलग बना रहे थे। शायद उस लड़की को कबीर की यही चीजें इतनी पसंद आ गई थी कि उसने कबीर से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर उसने उसे फिर से इग्नोर कर दिया। सुनिए, इसे एक और ड्रिंक दे दीजिए मेरी तरफ से, उस लड़की ने बारटेंडर से कहा। जैसे ही बारटेंडर ने ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा, उस लड़की ने मौके का फायदा उठाकर ग्लास में एक गोली डाल दी। मगर कबीर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने कहा, मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी है कि अंधा हो जाऊं। चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, कबीर ने चिल्लाकर कहा। वो लड़की कबीर के चिल्लाने से कांप उठी और शर्म के मारे वहां से चली गई। शहर में आज कपूर एंड सन्स एंटरटेनमेंट कंपनी की एक पार्टी चल रही थी।
जिस पार्टी में कई खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन सबकी नजर जेनिफर पर थी। जेनिफर ने आज एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे की नूर को और बढ़ा रहे थे। उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। पार्टी के सारे मर्द सिर्फ उसकी ही सुंदरता को निहार रहे थे। और तो और सारी औरतें भी अंदर ही अंदर जेनिफर की तरह ही बनना चाहती थीं। सब जेनिफर को सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि वो सुंदर थी। जेनिफर को हाल ही में बॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरस्टार का अवार्ड मिला था और वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक कमाल की सिंगर भी थी। जेनिफर के डैडी देश के टॉप बिजनेसमैन में शुमार हैं और उसकी मॉम अपने समय की बेस्ट इटालियन मॉडल रह चुकी हैं। इसीलिए जेनिफर में इंडियन डैड और इटालियन मॉम दोनों की ही खूबियां थीं और बस यही चीज उसको बाकी सारी एक्टर्स से अलग बनाती थी। पहले तो वो कबीर का फोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन बारटेंडर की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। फोन काटने से पहले उसने बारटेंडर से पूछा, आप मुझे अपनी जगह का एड्रेस बताएंगे? जी मैम, ग्रैंड प्लाजा, कनॉट प्लेस। उसके इतना कहते ही जेनिफर ने फोन रख दिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कहा, कार लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। ये सुनते ही असिस्टेंट ने गाड़ी की चाबी उठाई और जेनिफर को पार्टी की भीड़ से छुपाकर गाड़ी की तरफ ले गई। ग्रैंड प्लाजा क्लब की ओर चलो, जेनिफर ने कहा। मैम, काफी नए एक्टर्स आपसे मिलने के लिए आए थे, हम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गए? असिस्टेंट ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तुम उसे पार्टी कहती हो? मैं तो वहां पर बोर हो रही थी। जेनिफर खिड़की से बाहर चमकते आसमान को देख रही थी। तभी उसकी असिस्टेंट ने पूछा, मैम, काफी देर हो गई है, हम इस टाइम क्लब क्यों जा रहे हैं? जेनिफर ने इस बात का जवाब नहीं दिया और आसमान को ही निहारती रही। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी ग्रैंड प्लाजा क्लब तक पहुंच गई। वो जगह जेनिफर के लायक नहीं थी। अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार उस क्लब में आ जाती तो हंगामा होने में देर नहीं लगती। इसी वजह से जेनिफर ने खुद ना जाते हुए अपने असिस्टेंट को क्लब के अंदर जाने को कहा। कीर्ति, तुम अंदर जाओ और अंदर से कबीर शेखावत नाम के इंसान को लेकर बाहर आ जाओ। कीर्ति काफी सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने इस समय जेनिफर की बात बिना किसी सवाल के ही मानना सही समझा। वो अंदर गई और थोड़ी ही देर में कबीर को लेकर बाहर आ गई। कबीर नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कैसे भी करके कीर्ति उसे बाहर तो ले आई, लेकिन कबीर को गाड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल था और आखिरकार कबीर को गाड़ी में बैठाने के लिए जेनिफर को गाड़ी से बाहर आना पड़ा। जैसे ही जेनिफर और कीर्ति ने कबीर को गाड़ी में बिठाया, जेनिफर ने तुरंत कीर्ति से कहा, घर की ओर चलो। मैम, ऐसे किसी अनजान आदमी को अपने घर ले जाना सही है क्या? कीर्ति ने पूछा। उसे चिंता थी कि अगर कोई देख लेगा तो कल के अखबार में कुछ भी छप सकता है। जल्दी चलो, जेनिफर ने सख्त आवाज में कहा। कीर्ति ने गाड़ी शुरू की और घर की ओर ले ली। कीर्ति के मन में तब से कई सवाल उठ रहे थे और आखिरकार उसने जेनिफर से पूछ ही लिया, मैम, ये आदमी है कौन? मैंने इसको आपके साथ पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा पति है, जेनिफर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, लेकिन सिर्फ नाम का। ये सुन के कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन आप तो सिंगल हो। ये शादी बचपन में हमारे माँ बाप ने तय कर दी थी। उस टाइम मैं मना नहीं कर पाई। हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन हम कभी साथ नहीं रहे। हमारी नजरों में देखा जाए तो ये शादी है ही नहीं, जेनिफर ने जवाब दिया। ये सुनकर तो किसी के भी मन में 100 सवाल उठते, क्योंकि जेनिफर सिर्फ 23 साल की थी। कीर्ति अपने बॉस के साथ 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन उसने आज तक उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सुना था। और अगर खबर मीडिया को पता चल गई तो? और फैंस का क्या? उन सबका तो दिल ही टूट जाएगा। और अगर ये खबर फैलने से जेनिफर का करियर खत्म हो गया तो? कीर्ति के मन में ऐसे ही सवालों की बहार आई हुई थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ सिंगल एक्टर्स ही स्टार बन पाते हैं
और अगर लोगों को पता चल गया कि जेनिफर शादीशुदा है तो फिर उसको ना तो फिल्म्स मिलेंगी और ना ही कोई अवार्ड। जेनिफर ने कीर्ति के मन की बात समझ ली थी और उसने कीर्ति से कहा, कोई डरने की बात नहीं है। हमने इस बात को 3 साल से छुपा के रखा है और मुझे भरोसा है आगे भी ये बात राज ही रहेगी। अगली सुबह कबीर भारी सिर के साथ जगा और उठते ही उसने खुद को एक अजनबी सी जगह पर पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ इस जगह कैसे आ गया। उसने हैरान होकर अपने आसपास देखा और पिछली रात हुए इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करने लगा। क्या उस लड़की ने क्लास में दवाई मिला दी थी? क्या उसी की वजह से कबीर बेहोश होकर इस जगह पर पहुंच गया? लाख सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई थी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा उसे जेनिफर आती दिखी। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके बाल एक चोटी में कैद थे। जेनिफर ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और कबीर से पूछा, तुम पहले भी यहाँ आए थे, याद है? तो ये तुम्हारा घर है? कबीर को चैन की सांस आई। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे परेशान किया। ये बोलकर कबीर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। थोड़ा पानी तो पी लो। जेनिफर ने कबीर से कहा और दूसरे कमरे में चली गई। उस कमरे में एक बहुत बड़ा पियानो था। जेनिफर उस पियानो के सामने बैठकर एक अनसुनी धुन बजाने लगी। शायद वो धुन उसकी नए एल्बम की थी। कबीर पानी पीकर अब निकलने की तैयारी में था। तभी पियानो पर बैठी जेनिफर ने बिना कबीर को देखे कहा, अभी निकलोगे तो मीडिया वाले तुम्हें नीचे देख लेंगे। हमारी शादी की खबर अगले दिन के अखबार में मिलेगी। ये सुनते ही कबीर शांति से सोफे पर बैठ गया। उसी के साथ जेनिफर की असिस्टेंट कीर्ति भी उसी सोफे पर बैठ गई। मैं यहाँ पर सिगरेट जला सकता हूँ? कबीर ने जेनिफर से पूछा। जेनिफर बिना कुछ जवाब दिए अपना पियानो बजाती रही। उसकी धुन बहुत ही नई और सॉफ्ट थी। कबीर ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जेनिफर के म्यूजिक और सिगरेट के धुएं से कबीर का सिर दर्द अब जैसे गायब हो गया था। जेनिफर अपनी धुन को कंप्लीट करके उठी और कबीर से पूछा, तुम्हारी आर्मी से छुट्टी हो गई? एक तरीके से हाँ, कबीर ने जवाब दिया। अब मैं यहीं दिल्ली में ही काम करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। हम जैसे पहले अनजानों की तरह रहते थे वैसे ही रहेंगे। कबीर ने सिर हिलाते हुए आगे कहा, ये बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। तो तुम यहाँ दिल्ली में करोगे क्या? जेनिफर ने पूछा। मेरे आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने यहाँ मेरे लिए बात करके रखी है। शुरुआत में छोटे मोटे पुलिस के काम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आर्मी में वापस जरूर जाऊंगा। कबीर की बात सुनकर जेनिफर ने सिर हिलाया और फिर अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने में लग गई। कबीर को पता था कि जेनिफर अंदर ही अंदर उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। आखिर वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते थे। इस शादी की वजह से जेनिफर को अपने कई सपने छोड़ के दिल्ली आना पड़ा था कबीर की बीवी बनने के लिए। मैंने तुम्हारे पापा को काफी बार समझाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगा। अगर तुम आगे जाकर किसी और से भी शादी करना चाहो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर हमारी शादी की खबर सबको पता चल गई तो तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे पापा से हमारे डिवोर्स की बात कर लूंगा। कबीर की बात सुनकर जेनिफर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट पर थी। साइड में बैठी कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि जेनिफर जैसी लड़की की शादी
कबीर जैसे इंसान के साथ कैसे हो सकती है। उसने हमेशा जेनिफर को किसी अमीर या बड़े आदमी की बीवी बनते हुए सोचा था, ना कि किसी पुलिस वाले की बीवी। कीर्ति के दिमाग में कबीर को लेकर शक बैठा था। उसको कबीर जेनिफर के करियर के लिए खतरा लग रहा था। आखिर जेनिफर बॉलीवुड की टॉप स्टार थी और कबीर एक पुलिस वाला। ये सब सोचकर कीर्ति ने कबीर के सामने एक अग्रीमेंट की कॉपी रख दी। ये देखकर कबीर ने उससे पूछा, ये क्या है? कीर्ति ने जेनिफर की तरफ देखते हुए कहा, मैम ये आपके लॉयर ने भेजा है। ये देखते ही जेनिफर को अचानक से गुस्सा आ गया। सर, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैम के करियर को लेकर हम लोग कोई खतरा नहीं ले सकते। ये एग्रीमेंट आपको अपने और जेनिफर मैम के बीच के रिश्ते को किसी से भी बताने से रोकेगा। इसमें लिखा है कि आप कभी भी जेनिफर मैम की लाइफ और उनके करियर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कीर्ति ने कबीर से कहा तो अचानक से जेनिफर गुस्से में चिल्लाई, कीर्ति! मैम, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस टाइम आप हमारी कंपनी की नंबर 1 स्टार हैं। अगर आपकी शादी की खबर मीडिया में जाती है तो आपका करियर खत्म हो सकता है। आपकी ये उम्र वापस नहीं आएगी मैम। इस टाइम आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। कबीर को कीर्ति की बात सुन के हंसी आ गई और उसने कहा, हमारे बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैटर जेनिफर और मेरे बीच का है और मुझे भी उसके करियर की बहुत चिंता है। ना मैंने पहले कभी किसी को बताया है कि मैं जेनिफर का पति हूं, ना आगे बताऊंगा। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी उसके करियर के बीच नहीं आऊंगा। इतना कहकर कबीर जेनिफर के घर से चला गया। कीर्ति को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने जेनिफर से कहा, मैम, हम उसकी बात पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो वो आगे जाकर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। जेनिफर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो फिर से अपना पियानो बजाने लगी। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने अपनी शादी की बात कंपनी को बताई क्यों नहीं? अगर वो साइन नहीं करेगा तो फिर कंपनी आपके प्रोजेक्ट्स पर पैसा कैसे लगाएगी? जेनिफर बहुत ही शांति से एक दूसरी धुन बजा रही थी। उसे कीर्ति के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने म्यूजिक में मगन थी। जैसे ही उसने अपना गाना खत्म किया, वो कीर्ति की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, कीर्ति, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है मैम? मैंने आज तक आपसे ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। आपसे दुनिया के अमीर से अमीर लड़के मिलना चाहते हैं। आपके साथ एक डेट पर जाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी को भी अपने आसपास आने नहीं देती। इससे साफ पता चलता है कि आपकी कितनी वैल्यू है मैम। मगर क्या तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? वो 3 साल से मेरा पति है, लेकिन उसने आज तक किसी को नहीं बताया, ना ही मुझे कभी किसी चीज से रोका। मेरे हिसाब से वो इंसान अपनी बात का पक्का है। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी आदमी मेरा पति होकर मुझसे दूर रह सकता है? नहीं ना। लेकिन वो 3 साल तक मुझसे दूर रहा और आगे भी रहेगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति अब चुप हो गई। उसे जेनिफर की बातों में दम तो लगा, क्योंकि अगर कोई और होता तो अब तक जेनिफर का पति होने के बाद दुनिया को बता चुका होता। लेकिन मैम, कहीं अगर वो आपके और सक्सेसफुल होने पर वापस आ जाए तो? कीर्ति का सवाल सुनकर जेनिफर एकदम से चौंक गई। क्या सचमुच जेनिफर की जिंदगी में वापस आ जाएगा कबीर?